नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही आपको इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अलग अलग अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए, सबसे पहले बात आज हम गोल्ड की करेंगे। गोल्ड की चाल अगर देखें तो आज 96,000 रुपए के ऊपर सोना फिर से पहुंच चुका है। आधे % से ज्यादा की तेजी घरेलू बाजार में है। $3,320 के आसपास कॉमेक्स पर सोना ट्रेड कर रहा है। क्यों गोल्ड में इतनी तेजी फिर से दिख रही है? कितनी ये तेजी टिकाऊ है? आगे क्या कुछ कौन से नए लेवल्स दिख सकते हैं, यही चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। नितिन केडिया हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं AIJGF के। अमित खरे हैं, गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी, बताइए सबसे पहले गोल्ड की चाल कैसी आपको दिख रही है? एक शार्प फॉल के बाद करीब 8 से 10% तक की गिरावट के बाद फिर से अच्छी रिकवरी। इस हफ्ते करीब 3% की तेजी, 96,000 रुपए के ऊपर भाव। क्या फिर से नए अगले हफ्ते में नया रिकॉर्ड बन सकता है क्या? अब नया अनुमान आपका क्या है सर? नमस्कार विश्वमन जी। नमस्कार। विश्वमन जी, देखिए, मूडीज ने जब यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड करी तो हमने डॉलर के ऊपर प्रेशर आते हुए देखा और उसकी वजह से हमने गोल्ड में ये बाउंस बनता हुआ देखा है। अब जिस तरह से टैक्स कट की बात चल रही है यूएस में, तो वो अगर टैक्स कट हो जाता है तो अगले 10 साल में जो यूएस का बजट डेफिसिट है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 12% और विच इज गोइंग टू इंक्रीज देयर बोरोइंग कॉस्ट ऑल्सो। तो अगर उनका बोरोइंग कॉस्ट बढ़ता है, बजट डेफिसिट बढ़ता है, तो दैट वो डॉलर के लिए अच्छा नहीं होगा। और हमने देखा है कि जब जब डॉलर के ऊपर दबाव आता है तो गोल्ड जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही क्या होगा, अगर यूएस का बजट डेफिसिट बढ़ेगा और बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो सभी देशों को अपने डेट को जो है वो सर्विस करने में दिक्कत आएंगी, क्योंकि उनके भी डेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो इस तरह की एक टेंशन आ सकती है डेट सर्विस को लेके, वहां पे मुझे लगता है कि गोल्ड की जो एक सेफ हेवन डिमांड है वो बनी रहेगी। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अगर विश्वमन जी हम बात करें तो हम पिछले 1.5-2 साल में हमने ये देखा है कि गोल्ड ने जब भी करेक्शन लिया 50 डेज के ईएमए के आसपास आया और 50 डेज के ईएमए को फ्लर्ट करके अगर ये वापस 9 डेज के ईएमए के ऊपर गया है तो इसने नया हाई बनाया है। तो सिमिलर सिचुएशन बन चुकी है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। डेली चार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस आर ट्रेडिंग अबव द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। तो ये बिल्कुल एकदम तेजी का माहौल बना हुआ है। तो जब तक 3260 के नीचे गोल्ड क्लोज नहीं करता है तब तक हम इसको डिप्स में बाइंग करके चलेंगे 3280 3290 के लेवल्स के ऊपर। और ऊपर में जो हम फर्स्ट टारगेट लेके चल रहे हैं वो 3435 का टारगेट लेके चल रहे हैं। और अगर कोई बड़ा करेक्शन नहीं आता है तो शायद हम एक नया हाई भी लगते हुए गोल्ड में देखेंगे। विश्वमन जी, 3435 नया टारगेट आप घरेलू बाजार के लिए आपसे भी बता दीजिए सर, आपके फॉलोअर घरेलू बाजार में ज्यादा हैं। विश्वमन जी, घरेलू बाजार की अगर हम बात करें तो मतलब यहाँ से $45 का मतलब है कि लगभग 1300-1400 रुपए नीचे, यानी लगभग 94,500 का आप स्टॉप लॉस लेके रखिए। और नीचे में डिप्स आती है 95,200 95,300 की, तो वहां पे आप गोल्ड को बाय करके चले। और ऊपर में मुझे लगता है कि 98,500 99,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे स्पॉट का लेवल हमें ट्रैक करना पड़ेगा। जब तक 3220 का लेवल नहीं टूटता है तब तक बाजार में शॉर्ट करने से इस समय बचना चाहिए। विश्वमन जी, ओके, शॉर्ट करने से बचना चाहिए। नियर टर्म में 98,500 और 99,000 तक भी जा सकता है। 99,358 का घरेलू बाजार में MCX पे हमने नया हाई देखा था। अमित जी, आप बताइए आपकी राय क्या है गोल्ड पर? नमस्कार विश्वमोहन जी। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगा 96,500 का एक अच्छा रेजिस्टेंस एज पर डेली चार्ट जून वाइडा गोल्ड में दिखाई दे रहा है। जब तक 96,500 क्रॉस नहीं होता है तब तक एक बार फ्रेश खरीदारी से बचना चाहिए। मौजूदा भाव अभी 96,050-60 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे टेलर से एक बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 96,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे में 95,000 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर जो लोग ऑप्शन में ट्रेड बनाते हैं वो एक गोल्ड मिनी 96,000 का पुट ऑप्शन पे भी बाय कर सकते हैं। 800 के आसपास का भाव है। ऊपर में ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपायरी तक 1600 के आसपास तक के टारगेट रख सकते हैं। 400 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये जो कॉल आप दे रहे हैं, सेल कॉल या पुट खरीदने की सलाह, ये आज के लिए है कि इसे कैरी भी करना है अमित जी? फ्यूचर का ट्रेड इंट्राडे है, ऑप्शन का ट्रेड कैरी कर सकते हैं। ओके, तो आपको लग रहा है अगले हफ्ते भी ये ट्रेंड, हालांकि ये थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल हो गई है नितिन जी के हिसाब से, क्या लग रहा है इसमें कैसे सुधार की जरूरत है? जैसा नितिन जी कह रहे थे कि 95,200 के आसपास एक सपोर्ट वहां से दिख रहा है, क्या उसके आसपास फिर से बाइंग करनी चाहिए या आपको लग रहा है कि नहीं, ये तेजी नहीं
दिखेगी? नितिन जी का जो एंट्री पॉइंट है वही मेरा लगभग टारगेट पॉइंट है। तो देखा जाए ट्रेडिंग के लिहाज से 95,000 के आसपास के लेवल इवनिंग सेशन तक जो है गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं आपको होना है, तो सेल अगर आपको करना है तो टॉप के लेवल पे ऊपर में करना है, और यहाँ 96,000 के ऊपर और 95,000 तक, जो 95,000 के आसपास का ही नितिन जी ने बाइंग का लेवल दिया है कि वो अच्छा लेवल है एंट्री पॉइंट के लिए, और वो वहाँ पर अगर आए तो एग्जिट कर ले, ये अम्मी जी की सलाह है। तो बहुत ज़्यादा विपरीत कॉल यहाँ पर नहीं है। चलिए चांदी की बात करते हैं। नितिन जी, चांदी इस हफ्ते आज 1 लाख पार हो जाएगी या अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा? आखिरी सेशन है। विश्वन जी गोल्ड में थोड़ा सा मैं एक बात और बोल दूं कि जो ब्रेकआउट बाइंग हम कर रहे हैं वो अमित जी के स्टॉप लॉस के ऊपर ही कर रहे हैं 96,500, क्योंकि जो गोल्ड है वो अभी फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है कि 3280 नीचे में और 3335 ऊपर में। तो मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रा कॉल्स हैं, बस ये कि शॉर्ट को थोड़ा सा अवॉइड करके चल रहे हैं और डिप्स में बाइंग करके चल रहे हैं, बिकॉज लेवल्स जो है वो मेरे और अमित जी के ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। और चांदी में जहां तक 1 लाख टच करने की बात है, मुझे लगता है मंडे या ट्यूसडे तक ये कर जाएगी। और चांदी में अगर आपको याद हो तो हम लंबे समय से यही कह रहे हैं कि शॉर्ट करने से बचना चाहिए, और जितनी भी डिप्स आती है चांदी में उसमें हमें बाइंग करके चलना चाहिए। और चांदी मुझे लगता है कि नीचे में अगर 96,000 96,500 के लेवल्स आते हैं तो वहां पे हम हफ्ते 10 दिन के लिए बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में हमें 1,03,000 1,04,000 तक के टारगेट्स जो है विश्वमन जी अगले हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप डिप में मौका मिले तो चांदी खरीदे। 10 दिन में 5-6% की कमाई करनी है तो चांदी खरीद सकते हैं, ऐसा नितिन जी का कहना है। सही है नितिन जी? बिल्कुल 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 विश्वमन जी। ओके, शुक्रिया नितिन जी। सोने चांदी पे आपने अपनी राय रखी, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है। चलिए अमित जी से जान लेते हैं। अमित जी, आप बताइए चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है? टेक्निकल जो ट्रेड है उसके हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से चांदी क्या कह रही है? क्या चांदी में उस तरह की तेजी लग रही है? देखिए उसमें जी मोमेंटम जो है काफी बड़ा है, तो छोटे ट्रेडर्स जो है तो थोड़ा सा बच सकते हैं या मिनी लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कल ही लगभग 95,000 के आसपास का सिल्वर ने लो बनाया था और आज देखिए लगभग 98,000 के ऊपर भाव चल रहा है। तो प्योरली इंट्राडे बेसिस ट्रेड रहेगा। 98,700 के आसपास अगर प्राइजेस मिलते हैं तो इंट्राडे के लिहाज से बिकवाली करके चलनी है। 97,000 रुपए का टारगेट लेके चलना है और 99,400 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलना है। ओवरऑल जो है इसका भी चार्ट में देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रेच चार्ट हो चुका है, ओवरबॉट कंडीशन में मार्केट आ चुका है। तो अगर जो लोग ऑप्शन में भी काम करते हैं वो 98,000 का पुट ऑप्शन 2,500 रुपए के आसपास खरीदारी करें, 3,200 रुपए का इंट्राडे का टारगेट लगाएं और 2,200 रुपए का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर भी कॉल बिल्कुल उसी तरह की है। यहाँ पर ऊपर के लेवल पे आपको लग रहा है बेचना है, और नीचे के लेवल पे, हालांकि आपके जो टारगेट है उसके भी नीचे आने पे नितिन जी ने कहा है कि आप एंट्री करें, और उन्होंने पोजिशनल राय दी है 10 दिनों के लिहाज से। उनको लगता है कि 1 लाख के ऊपर जा सकती है। यहाँ से 5-6% तक की तेजी उनको दिख रही है 96,500 के लेवल से। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चा तेल देखिए तो आज भी कमजोर ही नजर आ रहा है। $64 तक फिसलकर ब्रेंट क्रूड का भाव हो चुका है। एमसीएक्स पर भी भाव 5,230 के आसपास है। ये कमजोरी का रुख है। ओपेक प्लस कहा जा रहा है कि जुलाई में भी वो 4,11,000 जो उत्पादन बढ़ोतरी कर रहे हैं रोजाना, वो जुलाई में भी कंटिन्यू रख सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो मीटिंग के बाद डिसाइड होगा। आप बताइए, कच्चे तेल में ओवर सप्लाई का कंसर्न तो है ही, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यूएस यूक्रेन में बातचीत को लेकर रूस और यूक्रेन में जो बातचीत होनी थी सीज फायर को लेकर, उससे अब यूएस अलग हो गया है। और रशिया की तरफ से कहा गया है कि वो अभी संवाद को लेकर, संभावित वार्ता को लेकर वो लोग तैयार नहीं है। क्या लग रहा है, कच्चे तेल में तेजी या मंदी अब यहां से दिख रही है? बिल्कुल करेक्शन एज पर चार्ट दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा सा उछाल पे बिकवाली की रणनीति अपनानी है। 5280 जून वाला क्रूड ऑयल का आज का बिकवाली का पॉइंट है। टारगेट 5170 रुपए का रखना है, वहीं पर 5330 रुपए का इसका स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ऑप्शन ट्रेडर 5300 का पुट ऑप्शन 220 रुपए में खरीदारी कर सकते हैं। 280 रुपए का टारगेट लगाइए और 180 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो आपको पुट भी खरीदना है। आज आप लगातार सेल कॉल पे भरोसा आपका ज्यादा है। अब अमित जी, बेस मेटल्स में भी बेचने की सलाह दे रहे हैं कि यहाँ कुछ खरीदारी के मौके आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल, एक रेंज बाउंड मार्केट अभी बेस मेटल में दिखाई देता है। थोड़ा सा
860 के आसपास जो है करंट वायदा कॉपर आता है, वापस करेक्शन आ जाता है। लेकिन मैं जून वायदे की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी डिलीवरी पीरियड में जो मार्किंग बेस मेटल की हो चुकी है। तो 868 जून वायदा कॉपर का एक बिकवाली का पॉइंट है। 860 रुपए का इंट्राडे का टारगेट रखें। 872 रुपए का स्टॉप लॉस है। जिंक वायदा जून 260 रुपए के करीब बिकवाली करें। 256 रुपए का टारगेट है और 262 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। 262 का स्टॉप लॉस है जिंक का। 262 का 272 टाइपो एरर आपकी तरफ से आ गया था, उसे मैं ठीक करवा देता हूं। 262 का है, ये ध्यान रखिएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस अमित जी नहीं देंगे, टाइपो एरर है, ध्यान रखिएगा। 272 की जगह 262 कर लें, लेकिन बेचना ही है। आज आप लगातार बेचने की सलाह दे रहे हैं अमित जी। क्या नेचुरल गैस को भी बेचे? आज तो वो रिकवरी दिखा रहा है। जून वायदा की मैं बात कर रहा हूँ, 315 के ऊपर है। एनजी में क्या करना चाहिए अमित जी? इंट्राडे का ट्रेड रहेगा। जो एक्सपायरी है मई वायदा 281 के आसपास का भाव भी चल रहा है। 282 283 के आसपास बिकवाली करें। 287 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 275 के टारगेट लेके चलें। वहीं पे आज की एक्सपायरी का पुट ऑप्शन 280 का पुट ऑप्शन 2 रुपए 3 रुपए के आसपास है। बहुत ही मिनिमम रिस्क है, इसको खरीदारी करके चलना है। 280 का पुट ऑप्शन और 7 रुपए का टारगेट लगाना है। ओके, तो ये व्यू निकलकर नेचुरल गैस में आ रही है। चलिए अब एग्री मार्केट की ओर बढ़ते हैं, और एग्री मार्केट में सबसे पहले बात कर लेते हैं। खाने के तेल को लेकर एक खबर आ गई है, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरव देसाई जी हैं, पार्टनर है जीजीएन रिसर्च के। शुक्रिया नीरव जी, आपने वक्त दिया है। सर, एक बैठक हुई थी सरकार की, उपभोक्ता मंत्रालय की, जो वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें आपकी इंडस्ट्री के कई एसोसिएशन हुए थे शामिल, और कई अधिकारी भी थे, राज्य के अधिकारी भी थे, उपभोक्ता फोरम के लोग थे। और सब में अब चर्चा ये चल रही है कि स्टैंडर्ड पैकेजिंग को फिर से लागू किया जाए, और लीगल मेट्रोलॉजी अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत यूनिट सेल प्राइस घोषित करना अनिवार्य करने की मांग हो रही है, और इसे हटा दिया गया था। जो अमेंडमेंट शेड्यूल 2 था, उसे 2022 में हटा दिया गया था। इस पर आपका क्या टेक है सर? आप क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड वेट नहीं होने के कारण आज मैं मानता हूं कि उपभोक्ता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज पहले या तो 1 किलो या 15 किलो का पैकिंग आता था, या 1 लीटर या 15 लीटर का पैकिंग आता था। 1 लीटर मतलब 910 ग्राम या 905 ग्राम होता है, डिपेंडिंग ऑन ऑयल एंड टेम्परेचर। बट आज की सिचुएशन में ये हो गया है कि 800 ग्राम, 850 ग्राम हर टाइप के पैकेजेस आ रहे हैं। कंज्यूमर को नहीं समझ में आ रहा है कि वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि ये 1 किलो या 1 लीटर का पाउच है या बॉटल है, बट उसके सामने वो 100 ग्राम या 110 ग्राम तेल कम ले जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसके कारण जो मैल प्रैक्टिस करने वाले, एडल्ट्रेशन करने वाले लोग हैं, इनको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। और जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, जो कंज्यूमर को एक राइट प्रोडक्ट देना चाहते हैं, वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि वो भी इस तरीके का ही काम करें। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हर पैकेट जो हम ले रहे हैं या तो वो 1 किलो का हो या 1 लीटर का हो, ना कि वो 900 ग्राम का, 850 ग्राम का, 800 ग्राम का। हर चीज में घड़ी घड़ी कंज्यूमर ये पैक पे जाके देखता नहीं है, आम कंज्यूमर इतना ध्यान नहीं रख पाता है, और इसमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर या उपभोक्ता लूज कर रहा है। जरूरी खबर है सर कंज्यूमर के लिहाज से। क्या लग रहा है सर, इसके पीछे इन कंपनियों का मकसद क्या हो सकता है? बेसिकली ये एक गवर्नमेंट की, मेरे तरफ मुझे लगता है कि एक जनरल अमेंडमेंट उन्होंने करी थी, पर कमोडिटी प्रोडक्ट्स, चाहे आज दाल, चावल, आटा, तेल, ऐसे प्रोडक्ट में मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई नॉन स्टैंडर्ड पैक अलाउ करना चाहिए। और ये कहीं भी एक गलती हो गई है गवर्नमेंट से, जिसको अब गवर्नमेंट को अमेंड करना चाहिए। उस दिन की मीटिंग में भी आई थिंक थोड़ा सा ये अवेयरनेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी आई है, और ट्रेड में सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर या अच्छे प्लेयर यही चाहते हैं कि जो चीज वो कंज्यूमर को समझ रहा है कि वो खरीद रहा है, वही चीज उसको डिलीवर हो। आज हम अगर समझिए कोई स्टैंडर्ड प्लेयर भी 800 ग्राम का पैक दे रहा है, पर कंज्यूमर समझ रहा है कि ये 1 किलो या 1 लीटर का पैक है, तो कहीं ना कहीं अविश्वास हो रहा है उसको उस ब्रांड की तरफ भी। इसलिए ओवरऑल ये एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया नीरज जी, आपने वक्त दिया। चलिए, पीएम मोदी बोल रहे हैं